नमस्कार दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने जिन पियाजे के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया है। आज के हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं लॉरेंज कोहल वर्ग के बारे में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे लाइव क्लास में ताकि हम ये आज का जो वीडियो सेशन है स्टार्ट करें। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। सभी को बहुत सारा सुप्रभात। तो चलिए एक एक करके सभी साथी जुड़ते जाएंगे। हम आज का जो वीडियो सेशन है शुरू करते हैं। देखिए लॉरेंज कोहल वर्ग जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों? नैतिकता का सिद्धांत दिया है लॉरेंज कोहल वर्ग की। यहां से एक नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाता है। चार सिद्धांत जो अत्यंत महत्वपूर्ण है बाल विकास में, ये केवल बाल विकास में ही नहीं दोस्तों, आपका हिंदी शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र और बाल विकास, ये तीनों विषयों में ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तीनों विषयों के लिए ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जरूरी है। तो चलिए बिल्कुल एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लाएं। तो देखिए लॉरेंज कोहल वर्ग, ठीक है तो कोहल वर्ग क्या है? अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक है दोस्तों अमेरिका का है, ठीक है ना। तो ये अमेरिका का वैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, या जिन्हें हम नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जो सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ ऐसे जो शब्द बताने वाला हूं, उसको जब तक आप नहीं समझे हैं तब तक नैतिकता के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। ठीक है ना। तो चलिए उन परिभाषाओं को हम समझें। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो शब्द निकल कर आता है नैतिकता के सिद्धांत से जुड़ा, वह है नैतिकता। नैतिकता होता क्या है? तो यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, नैतिकता ऐसा गुण है जिसके वजह से क्या होता है? सही या गलत की जो पहचान है होती है। क्या सही है, क्या गलत है, इनकी पहचान नैतिक गुणों से होता है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता का जो गुण है सीखता है। ठीक है, समाज में एक बच्चा रहता है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा कार्य सही होता है, ये तमाम जो चीजें हैं बालक कहाँ से सीखता है? समाज से। ठीक है, इसीलिए क्या है, बालक नैतिक और अनैतिक गुण समाज से ही सीखता है। यही क्या है? हमारा नैतिकता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो शब्द आता है, देखिए नैतिकता के अंतर्गत दो शब्द और आते हैं। उसमें से एक है नैतिक दुविधा और एक आता है नैतिक तर्कना। अब नैतिक दुविधा क्या होता है इसको भी देखें। सही और गलत के बारे में निर्णय न लेने की जो स्थिति है, नैतिक दुविधा। अर्थात देखो दोस्तों, कभी कभी एक बालक के सामने, या ये सिर्फ बालक के सामने नहीं होता है ना, ये बड़ों के सामने भी ऐसी स्थिति आती है। मतलब हम फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है या कौन सा कार्य सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, यही क्या है? दुविधा है। यही नैतिक दुविधा कहलाता है। ठीक है, अर्थात हमें ऐसी स्थिति में हम फंस जाते हैं कि हमें सही और गलत का आभास ही नहीं हो पाता, हम सोच ही नहीं पाते कि ये चीजें सही हो सकता है या ये चीजें गलत है। ठीक है, तो यही क्या है? हमारा नैतिक दुविधा होता है। ठीक है, सही या गलत का निर्णय नहीं ले सकने की जब स्थिति हमारे सामने निर्मित होती है, तो नैतिक दुविधा इसी के हम क्या है, दुविधा में फंस जाते हैं कि ये सही होगा या ये सही होगा, है ना, ये सही होगा या ये सही होगा।
इन दोनों के बीच में हम दुविधा में फंस जाते हैं, वही नैतिक दुविधा है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, हम बहुत ही सटीक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नैतिक तर्कना क्या होता है। तो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना। आप देखो, हमें तो सबसे पहले नैतिक दुविधा में क्या किया, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सक्षम नहीं है, सही और गलत की हमें पहचान नहीं हो पा रही है, हम दुविधा में हैं, यही नैतिक दुविधा है। ठीक है, अब जब हम निर्णय लेने के बारे में सोचते हैं तो वही क्या है, एक तर्क करते हैं, एक सोच स्थापित करते हैं, एक विचार मन में स्थापित करते हैं, हाँ कि ये चीजें सही हो सकती है या ये चीजें गलत हो सकती है, हम सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं कि ये चीजें सही होंगी, ये चीजें गलत होगी, है ना। तो वही क्या है हमारा, हम तर्क करते हैं उस विषय को लेकर। ठीक है, तो वही क्या है हमारा नैतिक तर्कना कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक कहानी भी है दोस्तों, हिंज वाला। ठीक है, हिंज की कहानी है। तो सही और गलत में से किसी एक को चुनना ही क्या है, नैतिक तर्कना है। देखिए जैसे हिंज की कहानी है जिसमें हिंज ने चोरी को चुना। ठीक है, अब हिंज ने चोरी को क्यों चुना, जब इस कहानी को हम पूरा पढ़ते हैं तब समझ में आता है, लेकिन हमें केवल सिद्धांत को समझना है, हम कहानी पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम सीधे कोहल वर्ग के जो नैतिक सिद्धांत है उस पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब कोहल वर्ग के नैतिकता के 3 स्तर है। ठीक है, कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। प्राक रूढ़िगत, देखिए क्या क्या है, एक तो है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दूसरा इसमें पढ़ेंगे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, और तीसरा उत्तर रूढ़िगत जिन्हें हम रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिकता बोलते हैं। ठीक है, तो इन 3 चीजों का अध्ययन हम कोहल वर्ग के नैतिकता के जो 3 स्तर है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या है वो चीजें पहले पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला आता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। अब प्राक रूढ़िगत, प्राक मतलब होता है दोस्तों पूर्व या पहले, इसे पूर्व रूढ़िगत स्तर भी हम इसको बोल सकते हैं। प्राक शब्द यहां पर क्यों आया, देखिए इतिहास विषय में आपने पढ़ा होगा प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, अर्थात ऐतिहासिक काल के पूर्व, जिसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। ठीक वही शब्द यहां पर है प्राक, प्राक अर्थात पूर्व, तो पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर। अब देखो पूर्व रूढ़िगत जो नैतिकता स्तर क्या होता है, तो इस स्तर की जो उम्र सीमा है 4 वर्ष से 10 वर्ष होती है। ठीक है, प्राक रूढ़िगत या पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है उसकी जो उम्र है 4 से 10 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। एक 4 वर्ष का बालक, आप 10 वर्ष का बालक को भी ये नहीं जानकारी होता कि मैं जो काम कर रहा हूं वो वास्तव में सही है या गलत है। ठीक है, यही वजह है दोस्तों कि जो प्राथमिक शाला के ज्यादातर जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, उनको पता नहीं रहता कि मैं शरारत कर रहा हूं वो गलत है, मुझे शरारत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के जो मानकों के अनुसार तय होती है। ठीक है, इसमें नैतिक जो तर्कना है दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर कैसे तय होती है। देखिए मान लीजिए इसमें कोई, जैसे है ना, दूसरे लोगों की, देखिए इसमें बच्चा नैतिक निर्णय नहीं ले पाता। अगर कोई दूसरा उनको बोलता है कि ये काम मत कर, ये काम करना गलत है, तो बच्चा उस काम को छोड़ता है, वह स्वयं निर्णय नहीं ले पाता। बल्कि जैसे स्कूल की हम बात करें, बालक शरारत करता है, शोर करता है, लेकिन एक शिक्षक बोलता है शोर मत करो, शोर करना बुरी बात है, हल्ला करना बुरी बात है, किसी से लड़ाई करना बुरी बात है। ठीक है, तो बच्चे क्या है उससे लड़ाई करना बंद कर देता है। अर्थात दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर सही या गलत तय करता है बालक। ठीक है, कौन सी उम्र में, ये जो 4 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र है इस उम्र में। ठीक है, अब यह भी अर्थात पूर्व रूढ़िगत प्राक रूढ़िगत जो नैतिकता है यह भी 2 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से 2 भाग है उस पर भी आप गौर करें तो देखिए, एक तो है इसमें दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता, और एक है आपका साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता। अब दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता क्या होता है,
इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए सजा या आज्ञा पालन कैसे होता है। देखिए जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। उस बच्चे को हिंज की कहानी बताया गया था। ठीक है, देखिए इसमें बच्चे नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित कैसे होता है, या दंड या आज्ञा पालन पर आधारित कैसे होता है। देखिए यदि बच्चा आज्ञा का पालन नहीं करेगा या नैतिक कार्य करना, आज्ञा का पालन करना मतलब नैतिक कार्य है। ठीक है, अनैतिक कार्य करना, आज्ञा का पालन यदि बालक नहीं करेगा तो उनको क्या मिलेगी, दंड मिलेगी। ठीक है, ये बच्चे के मन में उत्पन्न होता है। जैसे देखिए हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा, देखिए हिंज की कहानी उस बच्चे को बताई कि जब हिंज ने चोरी की तो उसको सजा मिला, इसलिए बच्चा क्या सोचता है कि अगर मैं भी चोरी करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी, है ना। अगर मैं भी चोरी करूंगा या मैं आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये दंड और आज्ञा पालन से संबंधित उन्मुक्ता के अंतर्गत आता है। दूसरा इसी के अंतर्गत आता है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। कैसे, देखिए इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये साधनात्मक सापेक्ष अवस्था को क्या बोलते हैं, जैसे को तैसा अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। ठीक है, जैसे जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा, मान लो जैसे एक बच्चे की स्कूल की हम बात करेंगे क्योंकि दूसरे जगह हम नहीं जाएंगे, हम बालक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मान लो एक बालक किसी दूसरे बच्चे को मार दिया। ठीक है, उसको मार दिया तो वो बालक क्या चुप रहेगा, वो बालक भी उसको मारता है, अर्थात उसके साथ जैसा हुआ वो बालक भी क्या है उसके साथ वैसा ही करने की जो कोशिश है करता है। यही 4 वर्ष से 10 वर्ष की जो उम्र है उसी उम्र में ये तमाम जो चीजें हैं होता है बालकों के साथ। ठीक है, अर्थात यदि बालक को किसी ने मारा तो वह भी उस व्यक्ति को मारेगा। एक बालक आपस में, 2 बालक कहना चाहिए, आपस में लड़ाई होते हैं, एक ने दूसरे को मारा, दूसरा भी पहले को मारेगा। ठीक है, यही क्या है, जैसा कोई उसके साथ व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही वो भी व्यवहार करता है या करेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें समझ में आ रहा है। अब इसी के अंतर्गत दूसरा है, देखिए 3 स्तर में दूसरा स्तर है रूढ़िगत नैतिकता स्तर। अब दूसरा रूढ़िगत नैतिकता स्तर क्या है, तो इसकी जो उम्र है 10 वर्ष से 13 वर्ष होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय करता है। अब इस अवस्था में अर्थात 10 वर्ष से 13 वर्ष के जो उम्र है उसमें बालक दूसरे के जो मानक है उसको अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है उसका फैसला करता है। यह भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों। क्या क्या 2 प्रकार है, देखिए पहला है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की उन्मुक्ता और दूसरा है कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी। ठीक है, अब अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कैसे, देखिए यदि आप आज्ञा मानेंगे, नैतिक कार्य करोगे तो क्या है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनोगे। ठीक है, लेकिन यदि आप आज्ञा पालन नहीं करोगे, किसी को मारोगे, पीटोगे, चोरी करोगे तो आप क्या है बुरा लड़का या बुरा लड़की बनोगे। तो ये नैतिकता रूढ़िगत स्तर में आता है। ठीक है, इसी में दूसरा है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी। तो इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल में यहां बताया है रेड लाइट पर पार करते समय हिंज के जो पापा का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी, जैसे समाज में समाज के लोगों के लिए कुछ नियम बना होता है। ठीक है, यदि वह उस नियम का पालन नहीं करता, जैसे मान लो बच्चा चोरी कर लिया, ठीक है, कानून में चोरी के लिए एक धारा बनाया हुआ है, यदि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल हो जाएगी। ठीक है, वो नियम क्या है सामाजिक व्यवस्था के लिए ही वह नियम बनाए होते हैं, है ना। अर्थात रेड लाइट जब बहुत ज्यादा भीड़ है तो रेड लाइट क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड में, है ना। अगर रेड लाइट क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो नियम जिसके लिए बना है उसी नियम का जो
पालन करना, इसीलिए क्या है, कानून और व्यवस्था से संबंधित उन्मुखता। अर्थात आप क्या होना है, कानून में रह करके कानून व्यवस्था के साथ में जो है काम करना भी क्या है, समाज के साथ रहना क्या है, एक नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें भी रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नैतिकता के तीसरे जो स्तर हैं उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, अब उत्तर रूढ़िगत नैतिकता क्या है, देखिए इसमें 13 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था होती है, 13 वर्ष से ऊपर के जो स्टेजेस हैं वो आता है। अब इसमें निर्णय स्वयं लिए जाते हैं। देखिए 13 वर्ष से जब उम्र अधिक होता है बालक, तो सोचने समझने चिंतन करने के योग्य हो जाते हैं दोस्तों, यहां तक कि वे अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। ठीक है, अब अमूर्त चिंतन कर रहा है मतलब उसको नैतिक अनैतिक की समझ हो गई, उसको सही और गलत की पहचान हो गई, क्या वास्तव में सही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन तमाम चीजों की जो समझ है एक बालक को हो जाती है ना। टीन एज में बालक आ गया, अब उसको समझदारी हो रही है चीजों की। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो सही और गलत का वो फैसला स्वयं कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, ए सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और बी सामाजिक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब देखिए सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है, तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता में इससे किशोर यह मानते हैं कि नियम भले ही लोगों के लिए है, पर नियम से किसी का नुकसान हो तो उसे तोड़ देना उचित है। देखिए एक बालक यह सोचता है इस उम्र में भले ही नियम हमारे लिए बना है, लेकिन उस नियम को तोड़ने से यदि किसी का भला हो जाए तो उस नियम को तोड़ देना ही उचित है। ठीक है, तो अगर रेड लाइट तोड़कर उनके पापा की जान बच सकती है तो तोड़ दो। कैसे, मान लीजिए एम्बुलेंस में कोई सीरियस कंडीशन में मरीज जा रहा है। ठीक है, अब बीच में रेड लाइट आ गया, वहां पे रुकना पड़ा, अब रुकने की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। ऐसी स्थिति में आप रेड लाइट की परवाह ना करो, सही गलत की परवाह ना करो, वहां रुकना है नहीं रुकना है की परवाह मत करो, सीधे आप रेड लाइट जल भी गया तो भी निकलो, क्योंकि वहां पर किसी की जान बचानी है। नियम पहले नहीं, जान बचाना पहले है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सामाजिक अनुबंध उन्मुखता के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसी में देखिए बी सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। तो इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। ठीक है, अर्थात दूसरों के फायदा हो, मान लो उसका यदि लाभ होने वाला है तो उसके लिए कोई भी जो किशोर है, टीन एज का जो बालक है, टीन एज की जो बालिका है, स्वयं अपनी जान पर भी खेल जाता है। ठीक है, ये एज ही ऐसा होता है। तो ये क्या है, अब ये तीन जो सिद्धांत हैं, ठीक है, कोहल वर्ग के नैतिकता का जो 3 सिद्धांत है, मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है दोस्तों। फिर भी यदि हमारे वीडियो में कोई कमी आपको यदि नजर आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम सुधार कर सके। हम जो भी चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचाने का जो प्रयास है हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।